4 अप्रैल की कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर जो है आज हम इस न्यूज़पेपर में हाईलाइट करेंगे और देखेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें नई चेंज आई हैं और कौन-कौन से नए बदलाव हुए हैं। तो पहली खबर हम देखते हैं, अर्थव्यवस्था 7.5% दर की से बढ़ी। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, उसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है हमारी अर्थव्यवस्था को इतना ज़्यादा बढ़ने में। और जो हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि 7.5% जो है, इसका अनुमान लगाया गया है। मतलब पहले जो थी कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा परसेंटेज हमारी अर्थव्यवस्था जो बढ़ जाएगी, लेकिन अभी ये उम्मीदें लगा रही कि हमारी जो अर्थव्यवस्था वो 7.5% की दर से जो है वो बढ़ेगी। और उसने कम से कम पहले का जो अनुमान था वो था 1.2% संशोधित किया गया था। लेकिन विश्व बैंक ने दक्षिण भारतीय एशिया संबंधी मंगलवार को ये जारी किया था कि जो दक्षिण एशिया है उसमें जो वृद्धि होगी, तो दक्षिण एशिया की जो कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ की वजह से उसमें क्या होगी, दक्षिण एशिया की जो परसेंटेज है उसमें अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। और दर 6.0% मजबूत होने की जो है वो उम्मीद है। और वो किस वजह से उम्मीद है, क्योंकि दक्षिण एशिया के कुछ इस तरीके के जो राज्य हैं, जो इस तरीके के देश है, उसमें जब काफ़ी देश अपनी उसमें अपनी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी कर रहे हैं। जैसे कि हमारे भारत है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होती जा रही है। पाकिस्तान भी कुछ अच्छी चीज़ें जो कर रहा है और श्रीलंका के भी काफ़ी हद तक पटरी पर लौट रहा है, जिसकी वजह से जो दक्षिण एशिया उसमें काफ़ी हद तक सुधार आने की कोशिश हो रही है। अर्थव्यवस्था में 7.5% की जो है वृद्धि होगी। जो नागरिकता में सीएए आने की वजह से काफ़ी सारे जो मुसलमान हैं उनको इस तरीके का डर है कि उनको यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन भारत में रह रहे किसी भी मुसलमान की नागरिकता जो है वो नहीं जाएगी। जो राजनाथ सिंह ने कहा था, राजनाथ जी ने कहा है कि जो भारत में जितने मुसलमान रह रहे हैं उनकी नागरिकता जो है उनको कुछ भी नहीं होगा, उनकी नागरिकता नहीं जाएगी। और जो सीएए है, इस कानून के तहत जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आए अल्पसंख्यक नागरिक उन लोग हैं उनको नागरिकता जो है वो दी जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस, यूक्रेन और जो है मतलब जब वहाँ से जब क्या हुआ था कि जब छात्रों ने वापसी और मोदी ने यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने की मदद की। जो वहाँ पर छात्र हैं, जो कुछ छात्र हैं जो वहाँ पर फँस गए हैं, तो वहाँ से हमारे वहाँ से छात्रों को लाने के लिए कुछ स्कीमें, मतलब वहाँ से कुछ इस तरीके से सिस्टम किए जा रहे हैं ताकि वहाँ के जो भारतीय छात्र हैं उनको वापस भारत में लेकर आ जाए, जो कि यहाँ पर फँसे लोग हैं। कम से कम 22,500 भारतीय छात्रों को वापस लाया जाना चाहिए। और भारत में जो फँस रहे जो मुसलमान हैं उनकी नागरिकता जो है वो नहीं जाएगी। और ऐसे हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा है। और जो मतलब ये सब क्या कर लोगों को मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है ताकि वो पार्टी के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके से प्रदर्शन करना शुरू करें। लेकिन जो यहाँ के नेता हैं उन्होंने ये सब चीज़ें कही हैं कि मुसलमानों की जो नागरिकता वो नहीं जाएगी। यहाँ पर जो हमारे देश का जो चीज़ हमारी देश क्या कहती है, वो हमने ये सब चीज़ें कही कि वासुदेव कुटुंबकम, जिसमें ये कहते हैं कि हम मतलब वासुदेव कुटुंबकम की हमारी जो अवधारणा और उस चीज़ में हम इस बात रखते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी जाति या धर्म के पंथ में जन्मा हो या किसी भी धर्म या संप्रदाय का अन्याय हो, हम सभी को अपने परिवार के सदस्य जो हैं वो मानते हैं। वो ये सब चीज़ें कहते हैं। 4 अप्रैल जो है वो इतिहास में क्यों दर्ज है और 4 अप्रैल को ऐसी क्या-क्या चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से इसको याद किया जाता है। तो 4 अप्रैल 1930 में गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी पहुँचे थे। जो गांधी जी हैं वो 4 अप्रैल को ही नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी पहुँचे थे। और 4 आज ही के दिन 1843 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने हांगकांग को ब्रिटिश कॉलोनी में शामिल करने की घोषणा की थी। जो ब्रिटिश की जो महारानी है विक्टोरिया, उन्होंने जो हांगकांग था उसको ब्रिटिश कॉलोनी में शामिल करने की घोषणा की। और 1908 में भारत के पहले दलित उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्र मंत्री जो है जिनका नाम है बाबू जगजीवन राम का जन्म हुआ था। और 1919 में आधुनिक भारतीय मर्चेंट शिपिंग की शुरुआत हुई थी। और आज ही के दिन 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए अपने अनुयायी के साथ डांडी पहुंचे थे। और दूसरी क्या चीज़ है, यहाँ पे 1979 में देश का जो पहला नौसेना संग्रहालय बम्बई, जिसको आज मुंबई कहा जाता है, मुंबई में खुला था। और 1999 में मलेशिया में हैंड्रा नामक जो वायरस है से बचाव के लिए 8 जो लाख है 30,000 सूअरों को जान से मारने के अभियान की शुरुआत हो गई थी। जो इस तरीके की जो बीमारी फैली थी तो उस टाइम पे सूअरों को मारा गया था। तो हैंड्रा नाम की जो बीमारी थी, हैंड्रा नामक वायरस था, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था। और आज के दिन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील करी थी कि सभी लोगों ने अपने घर की लाइटें वगैरह बुझाकर मोमबत्तियाँ जलाई थी। जब उस टाइम पे कोरोना वायरस आ गया था, जब लोगों ने अपने घर की लाइटें बुझाई थी और सबने अपने घरों में मोमबत्तियाँ दिए जलाए थे इस दिन। ठीक है।
और टैक्स वसूलने में जो कर है उसको टैक्स वसूलने में टैक्स वसूली ने भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 3,795.30 करोड़ का टैक्स जो है वो वसूला गया इस टाइम पे। और इसमें कहा कहा गया है कि एनडीएमसी ने बिना कर बढ़ाए, किसी भी कर की मात्रा को बढ़ाए बिना इस तरीके का जो टैक्स है वो रिकॉर्ड जो है किया गया है। और इतिहास में पहली बार एनडीएमसी ने 1,000 करोड़ रुपए केवल संपत्ति कर से एकत्रित किया है। संपत्ति कर से 1,000 करोड़ दो है, जो 1,000 करोड़ है सिर्फ संपत्ति कर से ही आया है। और इसमें अपने भिन्न राजस्व स्रोतों जैसे संपत्ति कर, लाइसेंस शुल्क, वाणिज्य राजस्व और पार्किंग शुल्क से कुल 3,795 करोड़ का राजस्व जो है वो जुटाया गया है। और इस टाइम पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो काफ़ी अच्छा जो है टैक्स वसूला गया है। और जबकि एनडीएमसी ने वित्त वर्ष 2022 से लेके जो 23 में उसमें 931.20 करोड़ रुपए, और वित्त वर्ष 21 से लेके 22 में 950.75 करोड़ रुपए जो है वित्त वर्ष में, और 2020 से लेके 21 में 690। देखो कैसे कैसे धीरे बढ़ोतरी हुई है। 2020 से लेके 21 में 690.78, 2021 से लेके 22 में 950.78, फिर उसके बाद 2022 से लेके 2023 में 930.28 करोड़ जो है इनका वित्त वर्ष जो है रहा है। करोड़ रुपए का संपत्ति का राजस्व में एकत्रित किया गया था। लेकिन वही वित्त 2023 से लेके 24 में देखा जाए तो इतनी ज़्यादा जो है मतलब एनडीएमसी ने 1,659.95 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना की, और 1,811.71 करोड़ रुपए का वाणिज्य राजस्व एकत्र किया। और इतना ज़्यादा ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है और भारत के लिए बहुत एक अच्छी बात है। और लाइसेंस शुल्क में भी खुद हुई रिकॉर्ड वसूली, जो लाइसेंस शुल्क था उसमें भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड वसूली हुई है। और जिसमें क्या है, जो लक्ष्य थी लाइसेंस फीस की, जो लक्ष्य था 825 करोड़ रुपए के मुकाबले 935 करोड़ रुपए का राजस्व वसूल करके एक नियमित कीर्तिमान बनाया गया। मतलब इतना लक्ष्य नहीं था लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो वसूली जो हुई है और काफ़ी एक अच्छा रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया। तो आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी जो हमारे भारत की हो रही है। अब इसमें दूसरी एक न्यूज़ है, दिल्ली में पानी की कोई किल्लत नहीं। दिल्ली में है जो है काफ़ी अच्छा, जो पानी में भी उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर पहले के टाइम से कंपैरिजन किया जाए तो दिल्ली की पानी की कोई किल्लत नहीं, और भरपूर मात्रा में पानी का उत्पादन जो है वो हो रहा है। और जल बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति में कोई भी कमी नहीं है, और रोज़ाना अधिकतम मात्रा में पानी जो है वो मतलब उत्पादित किया जा रहा है। और पाइप नेटवर्क और पर्याप्त संख्या में टैंकरों के माध्यम से दिल्ली के लोगों की को आपूर्ति की जाती है। और इसी में ही अगर देखा जाए तो एमजीडी है, और जिसमें एमजीडी जो मार्च को जो पानी का उत्पादन जो मार्च के महीने में अगर देखा जाए तो 22 से 23 जो मार्च के महीने में जो पानी का उत्पादन 994.86 एमजीडी से लेके एमजीडी था, और 26 मार्च को 994.12 एमजीडी, और 27 मार्च को 994.31 एमजीडी उत्पादन रहा। और इसी तरह से 28 मार्च को जो पानी का उत्पादन है वो एकदम से बढ़ा और 968 एमजीडी रहा। और जल बोर्ड की जारी 10 दिन की रिपोर्ट में पानी का उत्पादन भरपूर क्षमता से किया गया, और इसमें भी जो पानी की में भी कोई किल्लत नहीं है और काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है उत्पादन में। दिल्ली के कुछ ऐतिहासिक धरोहर है जिनका संरक्षण के लिए ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहर प्रोत्साहन व संरक्षण समर्पित सरकार की एडेप्टिव ए हेरिटेज 2.0 परियोजना के तहत कौन सी, क्या नाम है इसका, सरकार की एडाप्ट ए हेरिटेज 2.0 परियोजना के तहत भारत के 4 प्रतिष्ठित स्मारकों को देख रेख व प्रोत्साहन का कार्य दिया जा रहा है। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, सरकार की एडेप्ट ए हेरिटेज 2.0 परियोजना के तहत जो 4 हैं, 4 इनके जो 4 प्रतिष्ठित स्मारक है जिनका नाम क्या है, राजधानी दिल्ली में हृदय स्थल में स्थित, जिसमें पुराना किला, हुमायूं का मकबरा और सफ्तराज मकबरा और महरौली पुरातात्विक पार्क शामिल है। इन सब की क्या है, संरक्षण की बहुत ज़्यादा बात कही जा रही है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे आर्ट कल्चर से रिलेटेड। देखो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट ने गूगल पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। जो हाई कोर्ट है उसने गूगल के ऊपर 1 लाख जो रुपए है उसका जुर्माना जो है वो लगाया गया है, गूगल के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। काफ़ी सारी परियोजना जो कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन की कमी के कारण जो परियोजना है उनके ऊपर असर जो है वो काफ़ी पड़ रहा है। जैसे ज़मीन में कुछ तरीके के कार्य कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन के विकास में कार्य करने के ज़मीन में विकास का कुछ कार्य किया जा रहा है, लेकिन उन ज़मीनों में कमियां आने की वजह से वो परियोजना स्पष्ट रूप से सही ढंग से नहीं हो पा रही है। प्राधिकरण के नए सेक्टरों में विकास कार्य ज़मीन की कमी के कारण प्रभावित हो रहा है। जो हमारे कुछ सेक्टर्स है उसमें ज़मीन की कमी के कारण
ओएसडी बुलेक ने कहा कि जो जल्द से जल्द ज़मीन का अधिग्रहण किया जाए, जो ज़मीन है उसके कंडीशन को सुधारा जाए, जिससे परियोजना का निर्माण पर असर ना पड़े, जिससे कि जो ज़मीन का असर जो है परियोजना में ना पड़े, और जिस तरीके का कार्य अगर वो करना चाहते हैं उस तरीके का कार्य वो सही से बिना आपदा के कर सके अनकोई, क्योंकि इन सेक्टरों में तमाम औद्योगिक भूखंड का आवंटन किया जा चुका है, लेकिन ज़मीन की कमी के कारण सड़क, सीवर, नाली का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो इनकी कंडीशन जो है वो ठीक होनी चाहिए। ये इसमें लिखा रहा है, ये मुनाफा वसूली से शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट जो है शेयर बाजार है उसमें गिरावट जो है वो होती जा रही है। चलो ये तो बैड थी, लेकिन एक अच्छी खबर देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए, मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति अडानी 7वें स्थान पर। ये देखिए, जो मुकेश अंबानी है दुनिया के 9वें नंबर पर आ गए अमीर व्यक्ति के नाम में, और जो अडानी है वो 17वें नंबर पे आए हैं। तो 9वें नंबर जो अंबानी हैं दुनिया के, देखा जाए तो दुनिया के 9वें नंबर पर आएंगे, तो मतलब भारत के पहले नंबर पर और भारत के दूसरे नंबर पर अडानी जी हैं, सॉरी। तो और ये दुनिया के जो हैं ये 17वें नंबर पर आए हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है के प्रमुख जो मुकेश अंबानी जी हैं, सबसे अमीर भारतीय जो वो बने, और फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की सूची में अंबानी शीर्ष 10 में से आ गए। जो फोर्ब्स की दुनिया के अरबपति जो हैं उनमें से 10 में से एक नंबर पर आए हैं, जिसमें कहा जाता है 9वें नंबर पर, 10वें स्थान में से आए हैं। ठीक है, वे दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कारोबार तेल से लेकर दूरसंचार क्षेत्र में फैला हुआ है, काफ़ी तरीके के कार्य में ये काम करती है। और फोर्ब्स के अनुसार अंबानी 66 की संपत्तियां और 116 अरब डॉलर की है। जो इनकी संपत्तियां हैं वो इतने डॉलर की हैं, और इससे पिछले साल यानी 2023 में इनकी जो संपत्तियां थी वो 83.4 अरब डॉलर थी। गौतम अडानी दूसरे सबसे अमीर भारतीय हैं, जो देश में देखा जाए तो भारत में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन अगर दुनिया में देखा जाए वैश्विक स्थान पर देखा जाए तो ये 17वें नंबर पर है, और उनकी संपत्ति 84 अरब डॉलर की है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे भारत को इस नंबर तक लाने के लिए, और मतलब भारत के पहले मतलब इतने अमीर व्यक्ति जो कहे जा रहे हैं, और दुनिया में 10वें, दुनिया में से 10वें नंबर में से ये 9वें नंबर पर है। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और फोर्ब्स 2024 की अमीरों की सूची में 2781 लोगों को शामिल किया गया। इससे पिछले साल से 141 लोग ज़्यादा हैं, और सूची में शामिल 2/3 अमीरों की संपत्ति एक साल की तुलना में बढ़ी है। ये देखिए, ताइवान में 25 साल का सबसे तेज़ भूकंप आया। ताइवान में एक भूकंप आया जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो घायल हुए हैं इसमें, और काफ़ी तेज़ भूकंप था। इसमें ताइवान में बुधवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप जो है वो आया। इसके झटके जापान और फिलीपींस तक महसूस हुए थे, और इसमें जापान जो चीन है वो ताइवान की मदद को लिए कदम बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने इनकी ताइवान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, क्योंकि जो चीन है वो ताइवान को ही अपना हिस्सा बताता है, लेकिन ताइवान अपने आप को स्वतंत्र बताता है, लेकिन जो चीन है वो ताइवान की मदद करने के लिए आ गया है। तानाशाह जो किंग जोंग ने किया नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। जो किंग जोन है उन्होंने नई हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है परीक्षण किया है। कोरिया ने, जो उत्तरी कोरिया उसने ठोस प्रणोदक से संचालित मध्यम दूरी की एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण जो है वो किया है, और इनका सफलतापूर्वक जो है इनका परीक्षण रहा है। जो इनके परीक्षण की कथित जो सफलता के बाद उत्तरी कोरियाई नेता किम जोंग ने घोषणा की थी कि उनके देश में सभी रेंज की मिसाइल के लिए ठोस ईंधन चलित परमाणु सक्षम प्रणाली बनाने की क्षमता हासिल कर लिया। मतलब काफ़ी अच्छा जो ये बता रहे हैं अपने मतलब परमाणु में, और काफ़ी अच्छा जो ये बता रहे हैं अपने आप को कि मिसाइलों में काफ़ी परीक्षण किया, और इनके देश में जो इन्होंने ये घोषणा की इनके देश में सभी रेंज की मिसाइल जो है वो हासिल कर लिए। इस तरीके की क्षमता जो है इनके पास आ चुके हैं कि सभी तरीके के परमाणु सक्षम प्रणाली बनाने की क्षमता उनके पास है। और उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने ये कहा है कि परीक्षा की निगरानी किम ने की, और इनकी जो निगरानी है वो किम ने की, और उन्होंने हांसोंग 16B मिसाइल को अपने परमाणु युद्ध निवारक हथियारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड है। भारत ने किया तेल का खेल, हमारे उत्पादन से भी रिलेटेड है ये। भारत ने किया तेल का खेल। अब ये देखो कि किस तरीके से पूरी कंडीशन रही है, और कैसे कैसे जो है हमारे यहाँ पर तेल का जो है मतलब कहाँ से निर्यात होता है हमारे यहाँ पे। तो ये जो है अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका और रूस के जो संबंध है इतने अच्छे नहीं हैं। तो अमेरिका जो है वो क्या चाहता है, अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, और अमेरिका ने जब रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए तो उन्होंने ये भी भारत से ये आशा की, जो भारत है कि उनसे मतलब ज़्यादा तरीके के जो रिश्ते हैं, लेन देन जो है वो बंद करे उनसे, और जो तेल का निर्यात है वो वहाँ से जो रूस से लेना बंद कर दे, जिससे क्या होगा कि जो रूस है उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा बेकार हो
जाएगी। ये जो था वो अमेरिका चाहता था और रूस पर नए प्रतिबंधों से इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी। पहले ये सोचा जा रहा था कि जो भारत है वो रूसी तेल की बिक्री जो है वहाँ से कम हो सकती है। रूस से जो भारत तेल मंगाता है वहाँ से उसकी जो बिक्री है वो कम हो सकती है। जो समुद्र के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़े खरीदार है। जो हम क्या है रूस से तेल जो है वो खरीदते हैं। लेकिन पहले ऐसा डर जताया जा रहा था कि जो रूसी टैंकर समूह पर लगे प्रतिबंध, रूसी जो टैंकर है उसके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। प्रतिबंध के कारण जो भारत है उसका तेल आयात करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो रूस से जब टैंकर था जिसके द्वारा जो है वो भारत वहाँ से रूस से तेल जो है वो मतलब मंगाता था, मतलब तेल जो है वो मंगाता था। और उन्हीं टैंकर्स के ऊपर जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए तो हमको ये लगा था कि जब वहाँ से प्रतिबंध लगा दिए गए तो हम लोगों की कंडीशन बेकार हो जाएगी, क्योंकि भाई हम वहाँ से तेल नहीं मांग पाएंगे और ये हमारी तेल सबके की जो आयात है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो पश्चिम देशों की कोई भी टैंकर कंपनी रूसी तेल को नहीं ढो पाएगी। वहीं तीसरे देश की कंपनियां अमेरिका प्रतिबंधों को डर से, जो तीसरे देश की जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां हैं वो अमेरिका, जिन्होंने अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया है रूस के टैंकरों पे, रूस तेल की ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगी। और अगर कोई कंपनी तैयार भी खड़ी हो जाती है, अगर वो कंपनी तैयार करेगी, मतलब सोचती है कि भाई हम फिर भी रूस से जब प्रतिबंध लगाते हैं उसके बाद भी वहाँ से तेल मंगाएंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको भारी पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा उस पर टैक्सेस वगैरह भी लगेंगे, तो जितनी खरीद से ज़्यादा उनका मुनाफा नहीं होगा। लेकिन ये सब चीज़ें सोची जा रही थी। अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के हमले की दूसरी वर्षगांठ मनाने और विपक्षी नेता एलेक्सी नवलानी के मौत का बदला लेने के लिए फरवरी में प्रतिबंधों का ऐलान किया था। अमेरिका प्रतिबंधों को निशाने पर जो रूस है उसका प्रमुख टैंकर समूह जिसका नाम है सोवकाल्मफोर्ट था। अमेरिका ने इसी रूस टैंकर समूह पर रूसी तेल पर G7 की मूल्य सीमा का उल्लंघन करने में शामिल करने का आरोप लगाया था। और जो सोवकाल्मफोर्ट के पास 14 कच्चे तेल टैंकर का बेड़ा है और अमेरिका को उम्मीद थी कि जो रूसी टैंकर पर लगे प्रतिबंध है उसके जो तेल निर्यात है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जब उसके ऊपर जब टैंकर के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया तो अमेरिका ने यही सोचा था कि भाई काफ़ी ज़्यादा उनके तेल निर्यात पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भारत ने ना तो पहले अमेरिका और उसके पिट्ठू देशों की प्रतिबंधों की परवाह की और ना ही प्रतिबंध से वो डरा। उसने इस तरीके की चीज़ें नहीं सोची और वो कंटिन्यूसली रूस से तेल जो है वो आयात जो है वो करता रहा। भारत ने तेल से चीज़ें मंगानी शुरू कर दी, क्योंकि भारत जो है वो पहले किसी और से तेल मंगाता था, लेकिन उसके बाद भारत ने तेल जो है वो रूस से और भी ज़्यादा मंगाना जो है वो स्टार्ट कर दिया। भारत ने और भी ज़्यादा वहाँ से तेल मंगाना स्टार्ट कर दिया और जो कि हम लोगों को भारत को कम कीमत पर उनसे तेल पड़ा। मार्च महीने में भारत का जो रूस से तेल है उसका जो आयात है वो 6% और बढ़ गया। लेकिन हमको जो रूस है उन्होंने तेल तो दिया लेकिन उनसे कम कीमत पर दिया, जिससे हम लोगों के जो और भी ज़्यादा तेल के कारखाने में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो हुई है और तेल से वहाँ से आयात और भी ज़्यादा बढ़ा है। इससे भारतीय तेल कंपनियां ने कहा था कि रूस से तेल के आयात में अमेरिका द्वारा प्रबंध कंपनी के टैंकरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब भारतीय कंपनी ने अमेरिका प्रतिबंधों की धज्जियां जो है वो उड़ा दी और फरवरी 2022 में यूक्रेन रूस जंग शुरू होने पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो यूरोपीय देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। जब काफ़ी जगह पर उन्होंने प्रतिबंध लगाए तो काफ़ी सारे देशों ने रूस से तेल लेना तो बंद कर दिया, लेकिन भारत ने तेल लेना बंद नहीं किया और रूस ने भी भारत को सस्ता तेल देने की पेशकश की। रूस ने भी ये कहा कि भाई तुम मेरा साथ दे रहे हो तो मैं तुम लोगों को भी सस्ता तेल दूंगा और भारत ने इसका पूरा लाभ उठाया और भारत को $60 से भी कम मूल्य पर जो रूस से तेल हासिल हुआ। भारत पहले इराक से मंगाता था तेल, लेकिन अब जो है इराक से नहीं, वो अब रूस से तेल मंगाता है, जिससे क्या होगा भाई रूस का भी फायदा होगा और भारत का भी फ़ायदा होगा। भारत की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अच्छी होंगी। रूस में काफ़ी मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है तेल आयात होगा, वो भी कम रेट पे, और जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएंगी। इन दोनों के रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे होंगे। और सस्ता तेल मंगाने से क्या हुआ कि जो भारत की जो रिफाइनरीज थी, भारतीय रिफाइनरी को भी बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और भारतीय रिफाइनरी ने यूरोप बाजार के बड़े हिस्से पर भी बहुत ज़्यादा कब्जा जो है वो कर लिया। सस्ता तेल मिलने से भारतीय की रिफाइनरियाँ काफ़ी अच्छी जो उनकी कंडीशन हुई और भारतीय तेल कंपनी की भरपाई हुई। जो पहले कोरोना के टाइम पे जो इतनी ज़्यादा हमारी आर्थिक स्थिति पिछड़ गई थी और उन सब चीज़ों की भरपाई हुई है और भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर दोबारा से आ गई है। क्योंकि भाई भारत को अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि अमेरिका जो प्रतिबंध लगा देगा भारत से, प्रतिबंधों से भारत की आर्थिक स्थिति जो है उसको खतरा हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरनल रिलेशन जो है वो खत्म बेकार हो जाएंगे। और अमेरिका तो भाई एंड टाइम पे साथ देने वाला है नहीं, तो भाई एक को तो अपना साथी जो है वो बनाना पड़ेगा। तो इसके साथ भी अगर रूस के साथ भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप अपने ख़राब कर देंगे तो एंड मतलब कभी इस तरीके की हेल्प के टाइम पे कोई भाई कौन मदद करेगा। तो इसलिए उनके साथ पे
से। और जबकि जो रूस है वो एक परमानेंट मेंबर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो भाई एक के साथ तो अपनी इस तरीके की दोस्ती यारी बनानी चाहिए। और अमेरिका तो यही चाहता है कि ज़्यादातर देशों के साथ दुश्मनी की जाए, जिससे कि वो एक अकेला फ़ायदा उठा सके। अमेरिका की नीति एक दुश्मन को निशाना बनाना है और अन्य देशों को उस दुश्मन के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए उकसाना है। भाई वो एक देश को अपना दुश्मन, मान लो किसी देश को अपना दुश्मन बनाता है, बाकी सारे जो इसके साथ में जो काम कर रहे होते हैं, जो उसके साथ में रह रहे होते हैं, उसके साथ निभा रहे होते हैं, उनको भी उनके दुश्मन बना देता है। और वो जो उनके से भाई उसके तो दुश्मन बन जाते हैं और बाकी उनका भी साथी वो छोड़ देता है साथ में बाद में अमेरिका, जिनको वो उस देश का दुश्मन बना देता है। ठीक है, जब उनको मदद की ज़रूरत होती है और फिर एंड टाइम पे दिखाने आते हैं भाई मैं तो मदद कर रहा था। तो यूरोप में अमेरिका ने रूस को, देखो यूरोप में अमेरिका ने रूस को दुश्मन बना दिया सबका। यूरोप में जितने भी लोग वहाँ से तेल से लेते थे, सबने तेल लेना बंद कर दिया और काफ़ी सारे जो कनेक्शन थे वहाँ से बंद कर दिए। तो और तो पूर्वी एशिया में चीन को दुश्मन बना दिया। जैसे यूरोप में तो रूस को दुश्मन बनाया और पूर्वी एशिया में चीन को सबका दुश्मन बना दिया। अमेरिका रूस और चीन के खिलाफ भारतीय कंधों पर इस्तेमाल कर बंदूक चलाना चाहता है, लेकिन भारत ने भी अमेरिका दबाव को दरकरार कर अपने राष्ट्रीय हितों का सुविपर किया। और भारत जो है वो अच्छी तरीके से इनकी चाल जानता है और भारत ने भी इनकी चाल पर उल्टा जवाब इनको दिया और भारत ने भी ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ से आयात करना बंद नहीं किया। और ये हमारी काफ़ी अच्छी कंडीशन है भाई, दूसरों के जहाँ से में ना जाए, जो हमारे लिए सही है वो भारत जो है अपनी नीतियों के हिसाब से देखता है। तो बहुत अच्छी खबर है ये, और भारत ने किया तेल का खेल। तो इस तरीके से हमारा जो है ये आज की इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खबर यही थी। और अगर हम चाहते हैं कि जैसे इलेक्शंस का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है, जैसे इलेक्शन चल रहे हैं तो काफ़ी सारी न्यूज़ है जो न्यूज़पेपर्स में इलेक्शन की आ रही है, पीएम के इलेक्शन और सीएम की जो गिरफ्तारी हुई है। तो एक अलग से वीडियो जो है उसमें बनाई जाएगी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कि भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से कार्य करता है और पीएम के जो इलेक्शन है वो किस तरीके से होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल्स के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से नंबर में आता है और किस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इनके किस तरीके से जब भी पहले बार स्टार्ट हुआ था, पहले इलेक्शन जो है वो कब लड़े गए थे। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी जल्दी ही।